हेलो नमस्ते आदाब, मेरा नाम है कशिश। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो मुझे इसरार के नाम से जानते होंगे। और मैंने ये चैनल बनाया है सो दैट आई कैन रीड आउट द लॉन्गर पीसेस ऑफ लिटरेचर, चाहे वो हिंदी अदब हो चाहे वो उर्दू अदब हो। आई एम गोना ब्रिंग स्टोरीज एंड पोएम्स टू यू। और आज मैं कहानी पढ़ने वाली हूँ एक निर्मल वर्मा की, और उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर कोई और कहानी है जो आप सुनना चाहेंगे। और कविताओं के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूँगी। शुरू करते हैं। निर्मल वर्मा की कहानी दहलीज। पिछली रात रूनी को लगा कि इतने बरसों बाद कोई पुराना सपना धीमे कदमों से उसके पास चला आया है। वही बंगला था, अलग कोने में पत्तों से घिरा हुआ। वह धीरे धीरे फाटक के भीतर घुसी है। मौन की अथाह गहराई में लॉन डूबा है। शुरू मार्च की वासंती हवा घास को सहरा सहला जाती है। बहुत बरसों पहले के एक रिकॉर्ड की धुन छतरी के नीचे से आ रही है। ताश के पत्ते घास पर बिखरे हैं। लगता है जैसे शम्मी भाई अभी खिलखिलाकर हंस देंगे और आपा, बरसों पहले जिनका नाम जेली था, बंगले के पिछवाड़े क्यारियों को खोदती हुई पूछेंगी, रूनी ज़रा मेरे हाथों को तो देख, कितने लाल हो गए हैं। इतने बरसों बाद रूनी को लगा कि वह बंगले के सामने खड़ी है और सब कुछ वैसा ही है जैसा कभी बरसों पहले मार्च के एक दिन की तरह था। कुछ भी नहीं बदला, वही बंगला है। मार्च की खुश्क गर्म हवा साए साए करती चली आ रही है। सूनी सी दोपहर को पर्दे के रिंग धीमे धीमे खनखना जाते हैं और वह घास पर लेटी है। बस अब अगर मैं मर जाऊं, उसने उस घड़ी सोचा था। लेकिन वह दोपहर ऐसी ना थी कि केवल चाहने भर से कोई मर जाता। लॉन के कोनों में 3 पेड़ों की एक झुरमुट था। ऊपर की फुनगियां एक दूसरे से बार बार उलझ जाती थी। हवा चलने से उनके बीच आकाश की नीली फांक कभी मूंद जाती थी, कभी खुल जाती थी। बंगले की छत पर लगे एरियल पोल के तार को देखा तो लगता है जैसे वह हिल रहा है, हौले हौले। अनझिप आंखों से देखो तो लगता है जैसे तार बीच में से कटता जा रहा है और 2 कटे हुए तारों के बीच आकाश की नीली फांक आंसू की सतह पर हल्के हल्के तैरने लगती है। हर शनिवार की प्रतीक्षा हफ्ते भर की जाती है। वह जेली को अपने स्टाम्प एल्बम के पन्ने खोलकर दिखलाती है और जेली अपनी किताब से आंखें उठाकर पूछती है, अर्जेंटीना कहाँ है, सुमात्रा कहाँ है। वह जेली के प्रश्नों के पीछे फैली हुई असीम दूरियों के धूमिल छोर पर आ खड़ी होती है। हर रोज़ नए नए देशों के टिकटों से एल्बम के पन्ने भरते जाते हैं और जब शनिवार की दोपहर को शम्मी भाई हॉस्टल से आते हैं तो जेली कुर्सी से उठ खड़ी होती है। उसकी आंखों में एक धुली धुली सी ज्योति निखर आती है और वह रूनी के कंधे झंझोड़ कर कहती है, जा ज़रा भीतर से ग्रामोफोन तो ले आ। रूनी क्षण भर रुकती है। वह जाए या वहीं खड़ी रहे। जेली उसकी बड़ी बहन है। उसके और जेली के बीच बहुत से वर्षों का सूना लंबा फासला है। उस फासले के एक दूसरे छोर पर जेली है, शम्मी भाई है। वह उन दोनों में से किसी को नहीं छू सकती। वे दोनों उससे अलग जीते हैं। ग्रामोफोन महज एक बहाना है। उसे भेजकर जेली भाई के संग अकेली रह जाएगी और तब रूनी घास पर भाग रही है बंगले की तरफ। पीली रोशनी में भीगी घास के तिनकों पर रेंगती हरी गुलाबी धूप और दिल की धड़कन। दूर की हवा के मटियाले पंख एरियल पोल को सहलाते जाते हैं सर और गिरती हुई लहरों की तरह झाड़ियाँ झुक जाती हैं। आंखों से फिसलकर वह बूंदें पलकों की छां में कांपती हैं, जैसे वह दिल की एक धड़कन है जो पानी में उतर आई है। शम्मी भाई जब हॉस्टल से आते हैं तो वे सब कैनवस की पैराशूट नुमा छतरी के नीचे बैठते हैं। ग्रामोफोन पुराने ज़माने का है और शम्मी भाई हर रिकॉर्ड के बाद चाबी देते हैं। जेली सुई बदलती है और वह रूनी चुपचाप चाय पीती रहती है। जब कभी हवा का कोई तेज़ झोंका आता है तो छतरी धीरे धीरे डोलने लगती है। उसकी छाया चाय के बर्तनों और जेली के सुनहरे बालों को हल्के से बुहार जाती है और रूनी को लगता है
कि किसी दिन हवा का इतना ज़बरदस्त झोंका आएगा कि छतरी धड़ाम से नीचे आ गिरेगी और वे तीनों उसके नीचे दब मरेंगे। शम्मी भाई जब अपने हॉस्टल की बातें बताते हैं तो वह और जेली विस्मय और कौतूहल से टुकुर टुकुर उनके चेहरे, उनके हिलते हुए होठों को निहारती हैं। रिश्ते में शम्मी भाई उनके कोई ना लगते हों, किंतु उनसे जान पहचान इतनी पुरानी है कि अपने पराये का अंतर कभी उनके बीच आया हो याद नहीं पड़ता। हॉस्टल में जाने से पहले जब वह इस शहर में आए तो अब्बा के कहने पर कुछ दिन उन्हीं के घर रहे थे। अब कभी वह शनिवार को उनके घर आते हैं तो अपने संग जेली के लिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से अंग्रेजी के उपन्यास और अपने मित्रों से मांगकर कुछ रिकॉर्ड लाना नहीं भूलते। आज इतने बरसों बाद भी जब उससे शमी भाई के दिए हुए अजीबोगरीब नाम याद आते हैं तो हंसी आए बिना नहीं रहती। उनकी नौकरानी मेहरू के नाम को 4 चांद लगाकर शमी भाई ने उसे कब सदियों पहले की सुकुमार शहजादी मेहरुनिसा बना दिया कोई नहीं जानता। वह रेहाना से रूनी हो गई और आपा पहले बेबी बनी, उसके बाद जेली, आइसक्रीम और आखिर में बेचारी सिर्फ जेली बनकर रह गई। शमी भाई के नाम इतने बरसों बाद भी लॉन की घास और बंगले की दीवारों से लिपटी बेल लताओं की तरह चिरंतन और अमर है। ग्रामोफोन के घूमते हुए तवे पर फूल पत्तियां उगाती हैं। एक आवाज़ उन्हें अपने नरम नंगे हाथों से पकड़कर हवा में बिखेर देती है। संगीत के सुर झाड़ियों में हवा से खेलते हैं। घास के नीचे सोई हुई भूरी मिट्टी पर तितली का नन्हा सा दिल धड़कता है। मिट्टी और घास के बीच हवा का घोंसला कांपता है और ताश के पत्तों पर जेली और शम्मी भाई के सिर उठते हैं, मानो वे दोनों 4 आंखों से घिरी सावली झील में एक दूसरे की छायाएं देख रहे हों। और शम्मी भाई जो बात कहते हैं उस पर विश्वास करना ना करना कोई मायने नहीं रखता। उसके सामने जैसे सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ खो जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चुप रहती हैं, जिन्हें जब रूनी रात को सोने से पहले सोचती है तो लगता है कहीं एक गहरा धुंधला सा गड्ढा है जिसके भीतर वह फिसलते फिसलते बच जाती है और नहीं गिरती है तो मुंह रह जाता है ना गिरने का। और जेली पर रोना आता है, गुस्सा आता है,